क्लास 10 ज्योग्राफी इकाई 1 का जो छठा अध्याय है शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पहला देखिए, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार उदाहरण स्पष्ट हमें करना है। तो शक्ति संसाधन का वर्गीकरण जो है वो 5 प्रकार में किया जाता है। पहला देखिए उपयोग के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, स्रोत के स्थिति के आधार पे, और इसके बाद देखिए यहाँ पे संरचनात्मक और समय के आधार पे। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले शक्ति संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पे किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला देखिए उपयोग स्तर के आधार पे। शक्ति संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? उपयोग स्तर के आधार। पहला सतत शक्ति एवं समापनीय शक्ति संसाधन। पहला है सतत शक्ति और दूसरा समापनीय शक्ति संसाधन। ठीक है, और इसके बाद देखिए सौर किरण, भूमिगत ऊष्मा, पवन प्रवाहित जल आदि जो है वो सतत शक्ति स्रोत हैं, वो लगातार हमेशा बने रहते हैं। और जबकि दूसरा देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विखंडनीय तत्व समापनीय शक्ति स्रोत है, ये एक समय के बाद ख़त्म हो सकते हैं। ये पहला हो गया उपयोग स्तर के आधार पे। और भी है, तो इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा जो है। तो इसके बाद आपको दूसरा लिखना है ये वाला उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला हो गया प्राथमिक, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी खनिज। ठीक है, और दूसरा है गौण यानी विद्युत, क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो है वो सेकेंडरी है। जो प्राइमरी ये रहा, कोयले को हम जब जलाएंगे, जब विद्युत उत्पादन होता है किसके द्वारा? कोयला के ही द्वारा। तो उपयोगिता के आधार पे 2 प्रकार के हो जाते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा आपको लिखना है स्रोत की स्थिति के आधार पे शक्ति संसाधन को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्षयशील शक्ति संसाधन। ठीक है, यानी एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज आदि। और इसके बाद देखिए दूसरा कौन सा है? दूसरा है यहाँ पे अक्षयशील संसाधन। प्रवाही जल, पवन लहरें, सौर शक्ति, ये सदा बने रहते हैं, इनका क्षय नहीं होता। और इसके बाद देखिए तीसरा लिखना है आपको संरचनात्मक गुणों के आधार पे। तो ऊर्जा के 2 स्रोत हैं। किसके आधार पे? संरचनात्मक गुणों के आधार पे, जैविक ऊर्जा स्रोत और दूसरा है अजैविक ऊर्जा स्रोत। मानव एवं प्राणी शक्ति जो जैविक एवं जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति एवं ईंधन शक्ति, खनिज ऊर्जा आदि को अजैविक स्रोतों में रखा जाता है। क्या समझ में आया? मानव एवं प्राणी शक्ति को, जिसमें जीवन है, जिसमें जान है, वो जैविक आ जाते हैं। जो निर्जीव पदार्थ हैं वो अजैविक में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सौर शक्ति और ईंधन शक्ति, खनिज ऊर्जा आदि को अजैविक शक्ति के स्रोत में रखा जाता है। शक्ति के स्रोत को समय के आधार पर, अब इसके बाद लिखना है समय के आधार पर। ठीक है, शक्ति के स्रोत समय के आधार पर पारंपरिक और गैर पारंपरिक शक्ति संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो पारंपरिक में कौन सा आ जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, और सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा, गर्म झरने आदि गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन के उदाहरण हैं। बस यही तक आपको लिखना है। तो ये प्रकार समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज, ईंधन जो है वो पारंपरिक शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन है जो समपाय है, जो समाप्त है, यानी ये ख़त्म होने वाले हैं, यानी ये ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, इनकी मात्रा काफ़ी लिमिट है। पहला देखिए इनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम कोयले के बारे में लिखेंगे। कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। 2008 तक भारत में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले के कुल अनुमानित जो भंडार है कितना है? 26,454 करोड़ टन आंका गया है। इसके बाद दूसरा देखिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शक्ति समस्त साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। भारत में पेट्रोलियम का प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 17 अरब टन है। भारत विश्व का 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है, काफ़ी कम मात्रा में करता है। इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक गैस। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में प्राकृतिक गैस के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। खनिज ईंधन में जो कोयला, पेट्रोलियम ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त हो जाता है।
इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, गोंडवाना काल के कोयले का भारत में विवरण प्रकाश डालिए। तो मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। गोंडवाना समूह के जो कोयला है उनके बारे में हमें बताना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा, कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए कोयले का वर्गीकरण, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 वर्गों में रखा गया है। तो इन चारों के बारे में आपको लिखना है, यानी सारे ही लिख लेने हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए। तो 5वां का आंसर ये रहा, भारत में कुल खनिज तेल भंडार 1750 लाख टन बताया गया है। भारत में 3 प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जहां से खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी पूर्वी राज्य असम तथा मेघालय में है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र गुजरात में संभात की खाड़ी, और तीसरा जो है मुंबई तट के लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित बम्बे हाई नामक स्थान तेल उत्खनन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर, जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक दशाएं कौन से, जल की प्रचुर राशि होनी चाहिए, नदी मार्ग की ढाल होनी चाहिए, जल का तीव्र वेग होना चाहिए, प्राकृतिक जलप्रपात का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आर्थिक दशाएं देखिए, तो यानी इकोनॉमिक कंडीशन, पहला पर्याप्त पूंजी निवेश होना चाहिए, परिवहन का साधन होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना चाहिए, ऊर्जा की पर्याप्त साधन होने चाहिए। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न में है, हमें इन सब के बारे में बताना है। पहला, भाखड़ा नंगल परियोजना क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। तो ये रहा भाखड़ा नंगल परियोजना। तो ये कहाँ पे है, किस राज्य में है, कौन से नदी पे है, और इससे कितने मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, ये सारे बताने हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे लिखते हुए आपको लिखना है 7 किलोवाट विद्युत उत्पादन कर होता है, वितरण होता है। इसके बाद देखेंगे अगला, इसके बाद हमें दामोदर घाटी परियोजना के बारे में बताना है। तो ये रहा, ये सारे लिखते हुए इसका विद्युत उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है वो लिखना है। तो यहाँ तक हो जाएगा, और ये भी आप लिख सकते हैं, इसका लाभ बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को प्राप्त होता है। बस इतना तक हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला, तो इसके बाद हमें कोसी परियोजना के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है कौन से नदी पे है और कौन से राज्य में है, और ये कितने विद्युत का उत्पादन करता है, ठीक। ये हो गया, ये सारे यहीं पे आपको मिल जाएंगे जितने भी हैं परियोजनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 7वां समाप्त हो जाता है। 8वां देखिए यहाँ पे, भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए। हमें 4 का नाम बताना है और उनकी विशेषताओं को भी यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 परमाणु विद्युत गृह स्थापित बताया गया है नाम। तो आपको 4 ही लिखने हैं, तो पहले, दूसरे और तीसरे, और इसी क्रम में आपको यहाँ पे दिया गया है, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी प्रश्न 9 नंबर, शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन के संरक्षण हेतु कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, आप उनसे कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। तो ऊर्जा को बचाने कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। पहला देखिए, ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययता, यानी ऊर्जा को जितना उपयोग है उतना ही प्रयोग में लाया जाए, उसे बर्बाद नहीं किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश किया जाए, ठीक है। ये पहला हो गया, और दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे चौथा। तो ये आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। इसके कुछ भागों को ही लिखना है, मेन पॉइंट्स को। तो इस तरीके से सेशन समाप्त हो जाता है।